झारखंड में स्वास्थ्य मंत्री के बेटे ने किया अस्पताल का निरीक्षण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मंत्री ने मामले की दी सफाई। रांची स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने की पीसी। ओडिसी की घटना पर जेएमएम को ठहराया जिम्मेदार। पटना पहुंचे प्रशांत किशोर। माई बहन योजना को लेकर उठाया सवाल। आरजेडी और कांग्रेस पर साधा निशाना। बोकारो में आजसू का 1 दिवसीय महासम्मेलन। बोकारो टाउन हॉल में किया गया महासम्मेलन। कई लोगों ने की आजसू की सदस्यता। सरायकेला में कांग्रेस कार्यकारी जिला अध्यक्ष पर जानलेवा हमला। मामले में कांग्रेस ने दिखाई एकजुटता। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की उठाई मांग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मेजबान नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड 2 और 3 नंबर में सड़क, ड्रेन और पेपर ब्लॉक का शिलान्यास करने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी पहुंचे हैं और जहां नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष, गठबंधन के नेता और नगरवासी समेत सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया, जहां संयुक्त रूप से सभी योजनाओं का शिलान्यास किया गया। इसके बाद में मीडिया से बात करते हुए मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि मेहजाम नगर परिषद क्षेत्र में लगातार विकास हो रहा है और इरफान अंसारी के बड़े बेटे कृष्ण अंसारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कृषि एक अस्पताल में लोगों से पूछताछ करते दिख रहे हैं और उसी वीडियो को लेकर मंत्री इरफान ने सफाई दी है। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि मेरा बेटा कृष्ण अंसारी पूर्व सांसद फुरकान अंसारी का पोता है और अपने संस्कारों के अनुसार लोगों की मदद करता है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अब किसी की मदद करना भी अपराध माना जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि समाज में अगर हर मददगार हाथ को राजनीतिक चश्मे से देखना गलत है तो कृष्ण के खिलाफ फैलाई जा रही बातें पूरी तरीके से गलत और भ्रामक और दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा बेटा जो है कृष्ण अंसारी, वो फुरकान अंसारी का पोता है। नस नस में भलाई है उसका और छुट्टी में आया है तो उनके डीपीएस के प्रिंसिपल कोई मिश्रा जी थे, उनकी मां बीमार थी और मैं दिल्ली में था इसी क्रम में और कई हमारे आदिवासी पेशेंट जो वहां पर मेरा वेट कर रहे थे तो उनको लेके वो एडमिट कराने वहां चला गया और उसका समुचित इलाज कराया। मां से पैसा चोरी करके उन तमाम जो आदिवासी परिवार है उसको दवाई के लिए पैसा दिया। तो ये तो भलाई का काम है। वहां मेरा बेटा अगर हॉस्पिटल चला गया तो कोई भी जा सकता है, ये तो इंसानियत का काम है। झारखंड प्रदेश बीजेपी कार्यालय में प्रदेश प्रवक्ता ने प्रेस वार्ता कर कहा कि ओडिशा में हुई घटना को लेकर बीजेपी को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जिम्मेदार ठहराया था। इसको लेकर प्रदेश प्रवक्ता ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपने राज्य में फोकस करने की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार अपने राज्य को देखने को छोड़ अन्य राज्यों पर ध्यान देते हैं और झारखंड के लातेहार के स्कूल शिक्षक ने गलत तरीके से पेश आए। एक हफ्ता पहले कुछ बच्चियों ने स्कूल पर इल्जाम लगाए थे। ऑडियो में जो बात कही जा रही थी उसमें लड़की ने कहा कि हमारा शोषण किया जा रहा है। लड़कियों ने एप्लीकेशन दिया लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई और इसलिए लड़कियों ने डीसी को इसकी कंप्लेन की है। जानते हैं कुछ समय पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और जहां पर उड़ीसा की एक जो दर्दनाक घटना हुई थी उस घटना को लेकर के भाजपा को जिम्मेवार ठहराया था, तमाम तरह की बातें कही थी और हमने इस पर कहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को झारखंड की जनता ने सत्ता सौंपी है और उनका काम है झारखंड का ध्यान रखना, लेकिन झारखंड में दिलचस्पी ना लेकर के वो हर राज्यों में दिलचस्पी लेते हैं। कर्नाटक की बात करते हैं, महाराष्ट्र की बात करते हैं, जापान की बात करते हैं, पर झारखंड की बात वो बिल्कुल नहीं करते। और हमने बार बार कहा है कि आप झारखंड पे फोकस रहिए। इस सरकार के बनने के कुछ समय बाद दिसंबर 2024 में ही पलामू के शेल्टर होम में एक बच्ची का बयान आया था कि मुझ पर किसी अधिकारी को खुश करने का दबाव बनाया जा रहा है, पर उस घटना के बाद में शेल्टर होम के कुछ कर्मचारियों को जेल में डाला गया, पर कौन सा वो अधिकारी था आज तक हमारे सामने ये मिस्ट्री है। खैर, उस घटना के बाद एक क्लियर मैसेज था सरकार की तरफ से कि अगर कोई बड़ा चेहरा, कोई वोट बैंक का लीडर, कोई भी ऐसा नाबालिग बच्चियों के साथ गलत करता है तो उसको खुली छूट है
क्योंकि सरकार में हाईकोर्ट ने भी कह दिया देयर इज नो रूल ऑफ लॉ इन द स्टेट। हाईकोर्ट ने भी कह दिया कि यहां पर रूल ऑफ लॉ नहीं है। हम आज बात करेंगे लातेहार में हुई घटना पर। एक हफ्ते पहले लातेहार में एक स्कूल में कुछ बच्चियों ने कुछ इल्जाम लगाए थे। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने माई बहन योजना को लेकर तेजस्वी और कांग्रेस को घेरा है। प्रशांत किशोर ने माई बहन योजना के संबंध में क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। तो जो महिला फार्म भर रही हैं उसको आप लोग भी बताइए कि माई बहन योजना लागू करने वाले दल जो हैं, पहले हैं तेजस्वी यादव। तो तेजस्वी यादव को तो ज्यादा कुछ समझ है नहीं। आप लोग जरा उनके लिए गणना करके बता दीजिए कि बिहार में 6 करोड़ महिलाएं रहती हैं। अगर उसमें 1-1.5 करोड़ जो नाबालिग महिला है, बच्ची है, उसको अगर हटा भी दें, 4.5 करोड़ 5 करोड़ महिलाओं को अगर आप 2,500 रुपया हर महीना देंगे तो साल में 1,50,000 करोड़ से ज्यादा पैसा लगेगा। बिहार सरकार का ये बजट ही नहीं है। तो भैया जो बजटे नहीं है तो कैसे, मतलब आपके जेब में है 100 रुपया और आप कह रहे हैं कि हम 200 रुपया का सामान खरीदेंगे, तो दुकान वाला क्या कहेगा? 2 थप्पड़ मार के भगा देगा कि भैया जब पैसा होगा तब आप। आगामी 26 जुलाई को आजसू पार्टी द्वारा 1 दिवसीय महासम्मेलन का आयोजन बोकारो टाउन हॉल में किया जा रहा है और इस सम्मेलन में राज्य भर से हजारों युवा शामिल होंगे, जिसमें आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो की उपस्थिति में पार्टी के सदस्यता ग्रहण करेंगे। मौके पर युवा नेता करण महतो ने कहा कि आज का युवा बदलाव चाहता है, वहीं बदलाव आजसू पार्टी में दिखाई देता है और हमें विपक्ष में बैठने का जो जनादेश मिला है हम उसका सम्मान करते हैं। जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि आजसू पार्टी आने वाले समय में पूरे राज्य में एक सशक्त विकल्प बनकर उभरेगी, जनता के विश्वास पर खरी उतरेगी। पार्टी का उद्देश्य सिर्फ सत्ता प्राप्त करना नहीं बल्कि झारखंड के विकास और युवाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करना है। पार्टी का बोकारो टाउन हॉल में जो रखा गया है कार्यक्रम, महा ज्वाइनिंग कार्यक्रम, जो ऐतिहासिक ज्वाइनिंग कार्यक्रम आजसू पार्टी का रहेगा 26 तारीख को। उसी सबसे पहले ये 7-8 महीना चुनाव का बीत जाने के बाद बोकारो जिला में हमारा आजसू पार्टी का कार्यक्रम होने जा रहा है और हमारे मतलब लगभग मानिए कि हम लोग विपक्ष में चले गए हैं और विपक्ष की भूमिका में जनता ने हम लोग को जनादेश दिया है। उसका सम्मान रखने के बाद भी आज फिर से नौजवानों का जो एक हुजूम आजसू पार्टी और हमारे आदरणीय केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश भैया के विचारधाराओं के विश्वास करके हजारों हजार की संख्या में जो छात्र और नौजवान लोग आजसू पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं, वो एक ऐतिहासिक पल। झारखंड में नगर निकाय चुनाव कराने को लेकर विपक्षी दल आजसू पार्टी ने एक बार फिर से झारखंड की सरकार को आड़े हाथों लिया है। पार्टी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। आजसू पार्टी ने अपने केंद्रीय कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि झारखंड की जनता कई मुद्दों को लेकर त्रस्त है, लेकिन सरकार सुनवाई नहीं कर रही है और साथ ही जानबूझकर ओबीसी आरक्षण से वंचित रखा जा रहा है। हेमंत सरकार की मंशा साफ है, किसी भी कीमत पर पिछड़ों को उनका संवैधानिक अधिकार नहीं मिलने देना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नगर निकाय चुनाव में देरी को लेकर सरकार पर हमला बोला। और कांग्रेस और राजद की जो गठबंधन की सरकार है, ये सरकार ओबीसी पिछड़ों को हक नहीं देना चाहती है, पिछड़ों का अधिकार मारना चाहती है। हमने देखा नगर निकाय के जो चुनाव का मुद्दा है, कई बार हाईकोर्ट ने इसके लिए फटकार लगाई है, सरकार को कई बार निर्देश दिया है, लेकिन इसके बावजूद जो सरकार, हेमंत सरकार की जो चाल दिख रही है वो बताती है कि हेमंत सरकार साजिश कर रही है कि किसी भी ढंग से नगर निकाय में पिछड़ों का आरक्षण नहीं दिया जाए। जब इसके पहले आरक्षण, पिछड़ों का आरक्षण टालने के लिए जब प्रयास कर रही थी सरकार, तो हमारे सांसद चंद्रकांत चौधरी जी हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गए और उसके निर्देश के आधार पर सरकार मजबूर हुई कि राज्य में ट्रिपल टेस्ट, जो पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए एक अनिवार्य शर्त है, वो ट्रिपल टेस्ट करवाने के लिए सरकार मजबूर हुई। लेकिन ट्रिपल टेस्ट करवाने के जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हम देखें तो पिछले 1.5 साल पहले हाईकोर्ट ने कहा था, झारखंड माननीय हाईकोर्ट ने कहा था कि 3 सप्ताह के अंदर आप प्रक्रिया पूरा कीजिए चुनाव का, लेकिन आज 1.5 साल से सरकार इस मुद्दे को लटका कर रखी। 1 साल से सरकार ने पिछड़ा वर्ग के, झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष का पद को खाली करके रखा। पिछले 4 महीने से सरकार ने जो झारखंड का जो
मुख्य चुनाव आयुक्त का पद होता है, जो स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए जो जिसकी जिम्मेवारी होती है, उसके पद को खाली करके रखा है। झारखंड के अंदर ओबीसी को ट्रिपल टेस्ट के आधार पर नगर निकाय के क्षेत्र में आरक्षण देने का जब भी मसला सामने आता है तो सरकार लेट लतीफी करती है। सरकार के कार्यशैली से यह प्रदर्शित होता है कि सरकार समय से चुनाव नहीं कराना चाहती या सरकार टालना चाहती है। ये बात इस तरीके से साबित हो जाती है कि इससे पहले जब हाईकोर्ट में याचिका दाखिल किया गया कि सरकार तुरंत चुनाव कराए, तो सरकार ने खुद से शपथ पत्र दाखिल करते हुए कहा था कि 3 से 4 सप्ताह के भीतर हम चुनाव करा लेंगे। लेकिन सरकार ने इस बीच एक और चालाकी की है। सरकार ने चालाकी ये की है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद खाली रखा गया है। अब अगर ट्रिपल टेस्ट का रिपोर्ट आ भी जाता है और राज्य पिछड़ा आयोग में अध्यक्ष बना भी दिए गए हैं, तो अगर सरकार चुनाव कराना चाहेगी समय से, तो सरकार चुनाव नहीं करा पाएगी, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयुक्त नहीं है। और यह चुनाव तभी हो पाएगा जब नई मतदाता सूची बनेगी, और नई मतदाता सूची की वैधानिकता तभी सफल मानी जाएगी जब राज्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। ठीक उसी प्रकार से जिस तरीके से ओबीसी आयोग में जो उसके कस्टोडियन होते हैं वो ओबीसी आयोग के अध्यक्ष होंगे। तो अगर ट्रिपल टेस्ट हो भी जाता तो बिना अध्यक्ष के ट्रिपल टेस्ट के डाटा को वैध नहीं माना जाता, इसलिए इन लोगों ने अभी अध्यक्ष बना दिया। लेकिन दूसरा सवाल यह है कि ये लेट लतीफी करने के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त नहीं करते हैं। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करने की जिम्मेवारी भी राज्य नौकरशाही की है, झारखंड सरकार की है। और झारखंड सरकार इसमें लेट क्यों कर रही है? सरकार से ये सवाल पूछना चाहते हैं कि राज्य निर्वाचन। पश्चिमी सिंहभूम जिला उपायुक्त चंदन कुमार की मौजूदगी में जिला अंतर्गत होमगार्ड की बहाली जिला स्कूल मैदान चाईबासा में आज प्रातः 6 बजे प्रखंडवार प्रारंभ हो गया। साथ ही पूरे मैदान को 5 जोन में बांटा गया। शारीरिक जांच परीक्षा के तहत अभ्यर्थियों को 1600 मीटर की दौड़ लगानी है, जो ये मैदान का 5 चक्कर होगा। दौड़ परीक्षा का रिजल्ट के प्रकाशन के लिए उच्च तकनीकी का सहयोग लिया जा रहा है, जो सटीकता के साथ दौड़ के समय की गणना करेगा। अभ्यर्थियों की समुचित पहचान, किसी तरह की धोखाधड़ी को रोकने के लिए वेरिफिकेशन, निबंधन स्टॉल का पर अभ्यर्थियों के उंगली पर अमिट स्याही का निशान भी लगाया जाएगा। किसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को लाने की मनाही है। कांग्रेस कार्यकारी जिला अध्यक्ष अंबुज कुमार पर असामाजिक तत्वों द्वारा जानलेवा हमले में मारपीट कर घायल किए जाने के मामले को लेकर कांग्रेसियों ने एकजुटता दिखाई है। घटना को लेकर कांग्रेस द्वारा आपातकालीन बैठक का आयोजन आदित्यपुर रेलवे कॉलोनी स्थित शिव मंदिर हॉल में आयोजित किया गया। बड़ी संख्या में जुटे कांग्रेसियों ने अंबुज कुमार पर जानलेवा हमला कर विरोध करते हुए दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। बैठक के बाद कांग्रेस जन आदित्यपुर थाना पहुंचे, जहां गहमा गहमी के माहौल में थाना प्रभारी विनोद तिर्की के साथ वार्ता की। कांग्रेस जनों ने थाना प्रभारी को 48 घंटों के अंदर हमले का मामले में शामिल दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की, जिस पर थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। दोषी पाए जाने पर एक युवक को पुलिस द्वारा जेल भी भेज दिया गया है। दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं ने अंबुज कुमार के बेदाग छवि को ध्यान में रखते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अध्यक्ष श्री अंबुज कुमार के ऊपर कुछ असामाजिक तत्व जो हब्बा डब्बा चलाते हैं, ब्राउनिश लोग हैं, वो कुछ सामान लेने के लिए शेरेपंजाब आए थे। उन पर कातिलाना हमला किया, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गए। उसके बाद उन्होंने थाना में एफआईआर किया। और उसमें से एक लड़का को पकड़ के उन्होंने थाना में भी दिया। आज हम लोग सारे लोग मिलके, सारे कांग्रेसी लोग थाना प्रभारी के पास आए हैं और थाना प्रभारी जी को हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि जितने उस घटना में संलिप्त हैं 24 घंटा के अंदर उनको गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा हम लोग थाना का घेराव करेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हजारीबाग सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल की है और विधायक ने साल 2025-26 में 1,51,000 पौधे लगाने वितरित करने का संकल्प लिया। और इस संकल्प के तहत वे न केवल स्वयं पौधे लगाएंगे बल्कि आम नागरिकों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। रविवार को इस अभियान के तहत मटवारी गांधी मैदान में विधायक प्रदीप प्रसाद ने सैकड़ों नागरिकों के बीच फलदार पौधों का वितरण किया है।
पिछले बार हम लोग सफलतापूर्वक 1 लाख पौधा लगाए थे, प्रयास में है। इस बार थोड़ा पौधे का हम लोग को उपलब्धता में कमी हो रही, फॉरेस्ट विभाग उतना फलदार पौधे नहीं दे रहे हैं। लोगों का डिमांड है कि फलदार पौधे मिले, लेकिन अगल बगल के नर्सरी से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी इस बार कमियां नजर आ रही है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग मिशन 1 लाख को पार अवश्य करें। दूसरी चीज, खाली जमीन अतिक्रमण रुके और हरियाली बढ़े, किस एंगल से देख रहे हैं इसको? देखिए, प्रशासन को भी सचेत आना चाहिए। हम लोग बार बार आगाह कर रहे हैं, जहाँ भी खाली जमीन है उसकी चारदीवारी हो और उसको एक चौकीदार मिले जो उसको रक्षा कर सके, माली मिले जिसकी रक्षा कर सके। हम लोग उपायुक्त महोदय से भी मिले थे और इस मामला को उन्होंने भी गंभीरता से लिया है और आने वाले दिन में कुछ परिणाम मिलेगा। रविवार का दिन कांवड़िया पथ आकर्षक कवर के लिए भी चर्चा का विषय बना रहा। लगातार कांवड़िये नए नए रंग रूप और आकर्षक कांवड़ के लिए पथ पर चलते दिखे और इसी कड़ी में बिहार के बेगूसराय जिले के पालकी बम ग्रुप ने 102 किलो के पालकी नुमा कांवड़ लिए दिखे। तो वहीं मध्य प्रदेश के कांवड़ियों के जत्थे में 52 फीट लंबी कांवड़ और उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी दूर में शिवलिंग का प्रतिरूप बरबस लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। कुल मिलाकर सावन मेला अब अपने परवान पर पहुंच रहा है। कितना वजन होगा? 100-120 केजी होगा। जल कब उठाए थे? 16 को सुबह में। वजन कितना होगा? 120 केजी का। नाम? क्या? नाम पालकी बम। कितना लागत लगा बनाने में? लगभग 15 से 20 हजार। तो ये जो पैसा लगा वो कहाँ से आप लोग इकट्ठा करते? हम लोग खुद किए हैं। देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु देवघर में मिल रही सुविधाओं का गुणगान कर रहे हैं। जुलाई महीने की 11 तारीख से शुरू हुई श्रावण मास में प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु कई मार्गों से देवघर पहुंच रहे। झारखंड बॉर्डर के बाद में बाबा मंदिर तक देवघर जिला प्रशासन की देखरेख में सरकार ने अच्छी खासी व्यवस्था की है, जिसे देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालु इसका गुणगान कर रहे हैं। क्या करना है, मंगलवार को जल उठाए रात को और आए हैं महाराष्ट्र मुंबई से। यात्रा एकदम मंगलमय है और आनंद है, ना कोई दुख ना कुछ है, पीड़ा है। एकदम बाबा के नाम से चल रहे आनंद लेते हुए। बाबा बोले तो एकदम आनंद ही आनंद है, स्वर्ग है, ये नगरी स्वर्ग है। हम लोग 10 जन आए हैं। हाँ, कब जल खाए हैं? मंगलवार के दिन जल उठाए और आराम से आ रहे एकदम आनंद लेते हुए मेले में। लोग सब महाराष्ट्र के हैं। तो वहीं सुल्तानगंज से भी बाबा नगरी देवघर तक की 105 किलोमीटर की पावन कांवड़ यात्रा जारी है। हजारों श्रद्धालु बोल बम बम के जयघोष के साथ में कठिन सफर तय कर रहे हैं और ऐसे में राज्य सरकार के पर्यटन विभाग ने श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए खास इंतजाम किए हैं। इसके साथ ही यात्रा के दौरान किसी भी तरह की थकान श्रद्धालुओं पर हावी न हो पाए और पर्यटन विभाग के द्वारा सुल्तानगंज से लेकर देवघर तक कई पड़ावों पर रहने की व्यवस्था की गई है, जहां टेंट सिटी, पेयजल, स्वच्छ शौचालय और साथ ही प्राथमिक चिकित्सक और भोजन की व्यवस्था मुहैया कराई गई। व्यवस्था बहुत बढ़िया है, ठीक ना। और इससे अच्छा क्या चाहिए लोगों को, जो सब कुछ सोने के लिए बैठने के लिए व्यवस्था इतना सारा मिल रहा है। हमारे जो झारखंड सरकार कर रहे हैं इतना अच्छे से व्यवस्था, बहुत बढ़िया है यहाँ का। सब का सोने का व्यवस्था खूब बढ़िया है यहाँ पे और हर एक चीज का भी साफ सफाई का ये है, ध्यान रहे। बहुत सुविधा बहुत यहाँ पर मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बढ़िया हम लोग तो उधर फंसे थे, बाकी हम लोग का गाड़ी निकाल दिया है सर लोग, तो हम लोग आगे इसी में रहते हैं। इसलिए यहाँ से जाने में बहुत बढ़िया होता है, बाबा का दर्शन भी हो जाता है, बहुत बढ़िया। सरना धर्म कोड लागू करवाने के लिए आदिवासियों समुदाय के द्वारा राष्ट्रीय सरना धर्म न्याय यात्रा निकाली गई, जिसमें विश्व सरना धर्म गुरु बंधन तिग्गा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। ये न्याय यात्रा कोट रोड से निकाली गई, जो बाजार भ्रमण करते हुए नगर भवन दुलाडी पहुंची है, जहां संथाल परगना प्रमंडलीय स्तरीय यूथ सम्मेलन आयोजित किया गया है। 27 फरवरी को ही जब भारत सरकार ने घोषणा किया, तभी हम लोग जतरा शक्ति खूटा मुरमा जो हम लोग का शक्ति स्थल है, वहां से हम लोग निर्णय लिए हैं कि चले गांव की ओर सरना धर्म राष्ट्रीय सरना धर्म न्याय यात्रा, और लक्ष्य रखे हैं कि जनगणना में हम लोग को 2 करोड़ लिखना है। तो 2026 में जो जनगणना होना है, इस जनगणना में हम लोग अपने सरना धर्म कोड की मांग
को बुलंद करने के लिए आज जो न्याय यात्रा हम लोग निकाले हैं, पूरे भारत देश में हमारा न्याय यात्रा चल रहा है और उसी के एक कड़ी है जो हम लोग जामताड़ा में इस कार्यक्रम को आज कर रहे हैं। क्या मुख्य मांगे है कि अब की जनगणना 2 करोड़ सरना और आने वाले इस जनगणना जो हो रहा है उसमें सरना धर्म कोड केंद्र सरकार लागू करे। लगातार आप क्या करेंगे? तो हम लोग जो उलगुलान का ही एक ये जो छोटा सा जो कार्यक्रम हमारा है, अभी उड़ीसा बंगाल से पूरे देश। संस्कार भारती के द्वारा स्थानीय आनंद कॉलेज में सावन को लेकर मेहंदी और रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। हजारीबाग शहर के 7 आसपास की बच्चियों ने भी हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में बच्चियों के द्वारा खूबसूरत और आकर्षक रंगोली और मेहंदी बनाई गई। सावन चल रहा है तो मैं सोची उसी के बेस्ट कोई थीम पे बनाऊं, तो मैंने बनाया ओम नमः शिवाय पे बनाया मैंने, और मुझे तो बहुत लगा। मैं तो चाहती हूँ कि ऐसा कार्यक्रम हर जगह होते रहे कहीं ना कहीं, ताकि बच्चों को, हम सबको एक उत्सुकता रहे कि हम लोग चलो यहाँ पे जाके करें, अपने को टैलेंट दिखाए कि हम लोग में कुछ है। अच्छा लगता है सर। हजारीबाग जिले के बरही प्रखंड स्थित राधा गोपाल इस्पात प्लांट में उस समय अफरा तफरी मच गई। प्लांट की फर्नेस में अचानक से पंचर हो जाने की वजह से घटना घटित हुई। सौभाग्यवश इस दुर्घटना में किसी तरह की कोई भी जान माल की क्षति नहीं हुई, और लेकिन हादसे के एक बार फिर से प्लांट में सुरक्षा मानकों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना की सूचना मिलते ही बरही विधायक तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे, स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने प्लांट प्रबंधन और प्रशासनिक अधिकारियों से जानकारी ली और मजदूरों की सुरक्षा के सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए। स्थानीय प्रशासन भी मौके पर मौजूद रहा। साथ ही घटनास्थल को सुरक्षित कर जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई। यहाँ पर करीब 7:30 के आसपास हम लोग को सूचना मिली कि राधा गोपाल की फैक्ट्री का फर्नेस जो है ब्लास्ट हुआ है। हम लोग यहाँ पर दल बल के साथ पहुंचे हैं और हम लोग जांच कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया वैसा कुछ कैजुअलिटी नजर नहीं आ रही है, फिर भी हम लोग इसको गहन जांच करेंगे और इसके लिए हम लोग अटेंडेंस देख रहे हैं। अटेंडेंस में जितने भी लोगों की एंट्री हुई है सभी का मिलान करके, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कोई उसमें से कोई कमी तो नहीं है, और उसके बाद ही हम लोग उस पर कुछ कह सकते हैं कि कोई घटना घटी है कि नहीं। लेकिन प्रथम दृष्टया जब फर्नेस के पास जाने से ऐसा कुछ दिखता प्रतीत नहीं होता है। कुछ जानकार लोगों से पूछने पर बताया कि नहीं, ब्लास्ट नहीं, सो पंक्चर हुआ है, लेकिन आवाज करने के कारण लोगों में थोड़ा सा। बोकारो में राष्ट्रीय राजमार्ग पर हो रहे लगातार सड़क हादसों को लेकर जिला प्रशासन अब सक्रिय हो गया है, ताकि इस जानलेवा जगहों पर समय रहते जरूरी कदम उठाए जा सकें। चास अनुमंडल की अनुमंडल पदाधिकारी प्रांजल ढांडा ने NHAI और ट्रैफिक अधिकारियों के साथ में चास अनुमंडल क्षेत्र के 5 चिन्हांकित ब्लैक स्पॉट का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान ये स्पष्ट हुआ कि कई हादसे गलत दिशा से आ रही गाड़ियों के कारण हो रहे हैं। साथ ही SDM प्रांजल ढांडा ने ऐसे ब्लैक स्पॉट्स पर ब्रेकर्स को और ऊंचा करने, रॉन्ग साइड ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। और साथ ही आपको बताते चलें कि NHAI को मानसून के दौरान सड़कों की मरम्मत सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। SDM ने बताया कि सड़क सुरक्षा समिति की मासिक बैठकों में यह तय किया गया है कि इन चिन्हांकित ब्लैक स्पॉट्स पर पिछले 2 से 3 सालों में लगातार करीब 10 हादसे हो गए हैं। इन्हें रोकने के लिए ठोस कार्रवाई की जा रही है। मीटिंग होता है उसमें ये बात निकल के आई थी कि बहुत एरिया तो नहीं, 5-6 हमारे पूरे NH में, हमारे सब डिवीजन में, 4 सब डिवीजन में 5-6 ऐसे ब्लैक स्पॉट्स है जहाँ पे ज्यादा लगभग एक्सीडेंट हो रहे हैं। पिछले 10 साल में 10-15 ऐसा रेगुलर होते जा रहे हैं पिछले 3 साल में। तो हम वो देखना आए थे कि वहाँ पे क्या क्या ब्लैक स्पॉट्स है, क्यों यहाँ पे हो रहा है। जैसे अब हम यहाँ पे देख रहे हैं लोग बहुत रॉन्ग साइड में चला रहे हैं, कुछ ब्रेकर भी छोटे हो गए हैं, उसको हम लोग ठीक करेंगे। और लोगों की तरफ से मालवी मार्ग स्थित राड़ी सती मंदिर परिसर में दादी सेना के द्वारा 2 दिवसीय वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया गया, और जिसके दूसरे दिन अग्रसेन भवन में नृत्य नाटिका के बीच भव्य मंगल पाठ का आयोजन किया गया। कई महिलाओं ने दादी जी का मंगल पाठ किया। मंदिर के प्रधान पुजारी शशिकांत मिश्रा ने यजमान अनिल रामरायका एवं उनकी धर्मपत्नी भी मौके पर मौजूद रही, और साथ ही पाठ प्रारंभ से पूर्व गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।
नमस्कार दोस्तों,